हाय, कैसे हो सारे के सारे। तो आज हम बात करेंगे फेमिनिज्म में, जिसमें हम दो कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। पहला है रेडिकल फेमिनिज्म और दूसरा है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। तो रेडिकल फेमिनिज्म ये कहता है कि जो भी फीमेल ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी ना, वो सारी की सारी हमारी पैट्रियार्की या मेल डोमिनेंट सोसाइटी की वजह से हुई थी। जो रूट कॉज है फीमेल्स पे ऑपरेशन का या उनके सबॉर्डिनेशन का, वो मेल डोमिनेंस था। मतलब कि जो फीमेल्स थी वो डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस करती थी, क्योंकि जो उनके सोशल रिलेशंस थे या फिर जो सोशल इंटरेक्शंस थे, वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी ने ही डिसाइड कर रखे थे। जो कि मतलब था कि सिर्फ आप घर में रहोगे और आप घर के काम करोगे, और सिर्फ एज अ रिप्रोडक्शन के लिए आप घर में हो, प्लस आप घर के काम वाम करोगे, बस इतना ही आपका रोल है। तो जो रेडिकल फेमिनिज्म की थ्योरी थी वो थी बाय एंड फॉर वुमेन, मतलब वुमेन्स के द्वारा और वुमेन्स के लिए। ये 1970s में शुरू हुई थी। इसका सेंट्रल आइडिया था कि मतलब पैट्रियार्की के अराउंड था ये, कि पैट्रियार्की की वजह से ही फीमेल्स ऑप्रेस्ड हैं, और कि जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसमें जो फीमेल्स का रोल है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? सबसे पहला था कि पैट्रियार्की को हमको अबॉलिश करना होगा, क्योंकि वही रूट कॉज है जिसकी वजह से उनको बराबरी का लेवल नहीं मिल पा। सेकेंड पॉइंट था रेडिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब कि जो सोसाइटी थी वो मेल डोमिनेंस में लिखी गई थी, और सोसाइटी में जो रोल्स थे, जो जॉब्स वगैरह थी, वो सारी की सारी मेल्स को मिल रही थी, फीमेल्स को नहीं मिल रही थी। इस फेमिनिज्म अप्रोच के बाद में फीमेल्स को थोड़ी बहुत जॉब मिलने लग गई थी, बट उसमें भी जो उनके वेजेस थे वो काफ़ी लो थे एज पर जो मेल वेजेस थे। और थर्ड पॉइंट था रीराइट जेंडर। रीराइट जेंडर मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जो मतलब कुछ काम मेल के लिए ही है और कुछ फीमेल के लिए ही है, ये जेंडर ये वाला रोल प्ले करेगा, ये जेंडर ये वाला रोल प्ले करेगा। जो फीमेल है वो सिर्फ घर में रहेगी, जो मेल है वो जॉब करेगा। ये सब नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट इज लिबरेट वुमेन। वुमेन्स को लिबरेशन की काफ़ी ज़्यादा नीड थी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखा हुआ था। उनको उनका काम बताया जा रहा था कि उनको क्या क्या करना है, और ये मेल्स बता रहे थे उनको। और लास्ट है रिवॉल्यूशन वर्सेस रिफॉर्म। तो मतलब कि एक नई फेमिनिज्म की जो इसमें वेव आई थी, ये उसके बारे में बताता है कि फीमेल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई थी कि उनका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना और घर का काम करना या फिर पति की देखभाल करना नहीं है। उनके लिए वो भी एज एन इंडिविजुअल काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं। जो की कॉन्सेप्ट्स रेडिकल फेमिनिज्म में रखे गए थे वो थे बायोलॉजी, जिसका मतलब था कि जो मेल और फीमेल बॉडी है उसकी वजह से अगर आप उनको ऑप्रेस कर रहे हो तो वो काफ़ी गलत बात है, क्योंकि मे बी वो दोनों अलग अलग बने हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फीमेल को ऑप्रेस करोगे और जो मेल है वो डोमिनेट करेगा। सेक्स और जेंडर का सिस्टम था। जो सेक्स है वो हमारा बायोलॉजिकल है, और जो जेंडर है वो हमारी सोसाइटी ने उसको रोल्स डिस्टिंग्विश करे हुए हैं कि फीमेल्स का काम ये है और मेल्स का काम ये है, जिसको ये थ्योरी डिनाई करती है। फिर आता है हमारा पैट्रियार्की। पैट्रियार्की हम इस थ्योरी का जो बेसिक मुद्दा था वो पैट्रियार्की था, कि क्योंकि मेल डोमिनेंट है इसीलिए जो वुमेन है वो उनको सप्रेस करते हैं। पावर और डोमिनेंस का इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल था, क्योंकि जो मेल्स थे वो पावरफुल थे, और क्योंकि वुमेन ऑप्रेस होती थी इसलिए मेल्स और पावरफुल होते गए। हायरार्की का इसमें ये रोल था कि जो भी मतलब जैसे ग्रैंडफादर है फिर उसका बेटा है, तो उसमें जो फीमेल है वो हमेशा सप्रेस हो रही थी, और उसके बाद भी जो उनका बच्चा है वो यही देख रहा था, तो वो आगे जाके भी यही कर रहा था। तो ये पूरी एक सोसाइटी चलती हुई आ रही थी जिसमें जो फीमेल्स है वो ऑप्रेस होने पे ही लगी हुई थी। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो लिबरल फेमिनिज्म था उसका बेसिक मतलब यही था कि मतलब फीमेल्स को आज़ादी चाहिए थी, राइट टू वोट चाहिए था। तो रेडिकल फेमिनिज्म ये बोला कि जो लिबरल फेमिनिज्म था वो काफ़ी आर्टिफिशियल था, क्योंकि मतलब बेशक वो उसको पॉजिटिव अप्रोच देता था वुमेन्स की फ्रीडम को, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ मतलब अंदर रूट लेवल पे बात नहीं करी गई थी कि क्यों फीमेल्स ऑप्रेस थी और किस वजह से मतलब वो अभी तक दबी हुई थी और किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी। तो उसका एक्सप्लेनेशन ये था कि जो वुमेन्स की बायोलॉजी है वो क्लोजली रिलेटेड है उनके ऑपरेशन में, एज वेल एज मैनिफेस्टेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। तो रेडिकल फेमिनिज्म ये कहता है कि मतलब ये अप्रोच एकदम गलत है कि वुमेन की बायोलॉजिकली वो मेल से वीक बनी है इसीलिए हम उसको ऑप्रेस करेंगे, या फिर वो मतलब क्योंकि जो फेमिनाइन ट्रेड्स हैं उसकी वजह से उनको सेक्सुअली हरास किया जा सकता है। तो इस अप्रोच ने इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। तो इसका मतलब जो नटशेल में रेडिकल फेमिनिज्म है वो ये कहता है कि जो पैट्रियार्की है वो सबसे ज़्यादा सोसाइटी में है, मतलब मोस्टली सोसाइटीज़ में है, और पैट्रियार्की का जो मेन कॉज होता है वो होता है सोशल इनइक्वालिटी और कॉन्फ्लिक्ट।
इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है मेन और वुमेन के डिवीजन के बीच में, मतलब ये उसका रूट कॉज होता है। और इस डिवीजन की वजह से ही जो मेन है वो जो वुमेन को डोमिनेट करते हैं। और डोमिनेट करने के दो सीधे से लॉजिक होते हैं। पहला लॉजिक तो होता है उनको घर का काम नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा जो काम वो कर रहे हैं उसमें उनको पैसा मिल रहा है तो वो अगले को दबा सकते हैं। रेडिकल फेमिनिस्ट क्लेम करते हैं कि जो मेल थे वो सेक्सुअल वायलेंस क्रिएट करते थे, क्योंकि वो ये सही समझते थे कि जो फीमेल है वो इसी चीज़ के लिए बनी हुई है। लॉम्ब्रोसो एक क्रिमिनोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक स्टडी करी थी कि जो मेल्स है वो फंडामेंटली ऐसे देखे जाते थे कि वो ज़्यादा अग्रेसिव हैं, वायलेंट हैं और कंट्रोलिंग होते हैं जो फीमेल्स होती हैं उन पे, जिसकी वजह से क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और जो वुमेन थी उसको वल्नरेबल और विक्टिम की तरह देखा जा रहा था, क्योंकि हर बार यही हो रहा था कि जो मेल्स थे वो उन पे अत्याचार करने पे लगे हुए थे। उनके हिसाब से जो सेक्सुअलिटी थी वो रूट कॉज थी ऑपरेशन का। वुमेन आर ऑप्रेस्ड बिकॉज दे आर वुमेन। तो ये इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट था जो इस थ्योरी में दिखाया गया था। रेडिकल फेमिनिस्ट लोगों ने डिस्क्लोज करा था मेल डोमिनेंस सोसाइटी का एलॉबरेटेड सिस्टम, जिसको हम पैट्रियार्की कहते हैं। उन्होंने फोकस करा था सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन में, और उनका जो प्राइमरी कंसर्न था वो था कि जो मेल्स थे वो कैसे पावर में आए, और उसको एक्सरसाइज करा उन्होंने वुमेन्स को ऑप्रेस करने के लिए। क्योंकि इसमें ऑप्रेस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जो फीमेल थी उनको घर का काम वगैरह करने दे रहे थे। मोस्टली ऐसा होता था जो कि वुमेन्स थी उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ होती थी, और अगर आप फिजिकली इन्वॉल्व हो किसी के साथ में और जबकि वो नहीं चाहता है तो वो एज अ रेप काउंट होता है। ये चीज़ पहले के टाइम में किसी को पता नहीं थी, और जो मेल्स थे वो यही करते आ रहे थे। तो रेडिकल फेमिनिज्म के टाइम में एक साइमन दे बिवेयर फीमेल ऑथर और फिलोसफर थी। उन्होंने एक बुक लिखी थी द सेकेंड सेक्स 1949 में, जिसका जो मेन कंसर्न था वो यही था कि जो फीमेल्स थी वो ऑप्रेस कैसे हो रही थी। ये क्लासिक स्टडी थी वुमेन्स की कंडीशन के बारे में। अपनी बुक में उन्होंने ये बताया था कि जो मैन था वो कैसे एक सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस था, और जो वुमेन थी वो कैसे एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रही थी। उन्होंने कहा जो हिस्ट्री है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही ऐसा होता आ रहा है कि जो वुमेन है वो ऑप्रेस होती जा रही है। इवोल्यूशन ऑफ मैस्कुलाइन वर्ल्ड ही इस चीज़ का मेन रूट कॉज है। उन्होंने कहा कि कोई भी बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल या इकोनॉमिकल फेट नहीं डिटरमाइन कर सकता कि जो फीमेल है उसकी पोजीशन सोसाइटी में कहाँ पे होगी या फिर वो कहाँ पे रहना चाहती है। ये उसकी अपनी मर्जी होनी चाहिए, किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। और ये जो सारी हमारी बाउंड्रीज हैं, ये सारी सिविलाइजेशन ने लगा रखी हैं, सोसाइटी ने लगा रखी हैं, जो मेल और फीमेल को एक दूसरे से डिवाइड करती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि रेडिकल फेमिनिज्म के क्रिटिक्स क्या क्या थे। तो सबसे पहला था कि जो रेडिकल फेमिनिज्म था उसमें जो फीमेल की पोजीशन थी सोसाइटी में वो ऐसी नहीं देखी गई थी कि ये चेंज हो रही है। उनके हिसाब से जो पहले हो रहा था वो अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। बट उन्होंने ये नहीं देखा कि जो उनकी पोजीशन है उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। उन्होंने ये एक्नॉलेज नहीं करा कि जो कुछ रिलेशनशिप्स हैं वो हमेशा ही रेप केस या वायलेंस पे नहीं होता है, कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड होते हैं। उनके हिसाब से जो सभी मैन, मतलब उन्होंने सभी पे ऐसा एलिगेशन लगा दिया था कि सारे के सारे ही सप्रेस कर रहे हैं फीमेल्स को। जो रेडिकल फेमिनिस्ट थे वो हिस्टोरिकल और यूनिवर्सलिस्ट मॉडल ऑफ पैट्रियार्की पे बेस्ड थे, मतलब कि ये थोड़ा सा जो पहले के टाइम पे होता था उस चीज़ पे बेस्ड था। बट ये था कि सोसाइटीज़ में चेंज आ रहा था जिनको इन्होंने ओवरलुक कर दिया था, और इन्होंने ये अज्यूम करा था कि जो विमेन है उनकी जो पोजीशन सिमिलर है, वो हर तरह के जो विमेन की अपर मिडल या लोअर क्लास है वहाँ पे सेम पोजीशन है। जबकि ऐसा नहीं था। मे बी जो कुछ अपर क्लास फीमेल्स थी वो इस चीज़ में ऑप्रेस्ड बिल्कुल नहीं फील करती थी, क्योंकि मे बी वो एजुकेटेड थी, या फिर जो उनके साथ के जो मेल थे वो इतने एजुकेटेड थे कि वो उनको बराबर का दर्जा देते थे। तो ये था रेडिकल फेमिनिज्म। अब हम बात करेंगे मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की। जो रेडिकल फेमिनिज्म का मेन पॉइंट था वो था पैट्रियार्की, और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का जो मेन पॉइंट था कि इस अप्रोच में इन्होंने फोकस करा था क्लास, वेल्थ और कैपिटलिज्म को। उनके हिसाब से जो कैपिटलिज्म था वो रूट कॉज था फीमेल्स को ऑप्रेस करने का, क्योंकि उनके पास में पैसा ही नहीं होता था, और जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी वो अकेले जॉब करती थी और फीमेल्स को घर पे काम करने के लिए मजबूर कर देती थी। इसकी वजह से फीमेल्स के पास में पैसा नहीं होता था, तो वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रख सकते थे, 2 वक्त तक खाना नहीं निकाल सकते थे, इसलिए वो मेल सोसाइटी पे डिपेंडेंट थे। ये इसका क्रक्स था।
उनके हिसाब से जो फीमेल थी वो एज अ अनपेड होम मेकर काम कर रही थी, और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे इकोनॉमिक पोजीशन में अपनी फैमिली में, क्योंकि सिर्फ वो थे जो कमा नहीं रहे थे, और जो मेल था उसके हाथ में सारा अमाउंट था। तो जो 4 बेसिक फंक्शंस थे सबॉर्डिनेशन के वो थे, सबसे पहला था वुमेन आर अ सोर्स ऑफ चीप एक्सप्लॉयटेबल लेबर। वुमेन को आप लेबर की तरह यूज कर सकते थे प्लस एक्सप्लॉयट कर सकते थे। और वुमेन आर अ रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, मतलब कि वुमेन के पास कहीं जाने के लिए नहीं है, इसलिए वो आपसे ज़्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, चुपचाप अपना काम करते रहेंगे। और तीसरा कि वुमेन रिप्रोड्यूस द लेबर फोर्स, ऑफ कोर्स जब वो वहाँ पे होंगे तो वो रिप्रोड्यूस भी करेंगे, और जो आगे चल के लेबर में ही उनके साथ हाथ बिटाएंगे। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था जो वुमेन ऑब्जर्व एंगर। जो मेल थे उनको ऐसे ही देखा गया था कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते थे, और ये ऑफ कोर्स मतलब फिजिकली वो ज़्यादा स्ट्रांग थे, बट जो फीमेल्स थी उनको पहले तो ऑप्रेस करा हुआ था, और अगर कोई स्ट्रांग होती भी थी तो उसको भी आइडिया था ही नहीं कि वो फाइट बैक कर सकती है। अब एक फिलोसफर थे फेडरिच, उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने एक बुक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट इन 1884। उन्होंने मेल और फीमेल के बीच में इसको ऐसे देखा था जैसे कि जो लो क्लास होती है वो हमेशा सप्रेस होती है अपर क्लास से, और जो अपर क्लास होती है वो उसको डोमिनेट करती है। ऐसे ही जो फीमेल है क्योंकि वो सप्रेस होती जाती है, इसलिए जो मेल है वो उसको और ज़्यादा डोमिनेट करता जाता है। द फीमेल गिव्स द मेल सेंस ऑफ एम्पावरमेंट एंड इम्पोर्टेंस, इसी वजह से जो मेल्स है वो डोमिनेट कर रहे थे। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का बेसिक मतलब यही था कि जो वुमेन्स का कंसेप्शन है वो उसके बारे में सोशल एग्जिस्टेंस की वजह से ही होता है, और सोशल एग्जिस्टेंस में उसका कंसेप्शन क्या है कि वो डोमेस्टिक काम करेगी और वो रिप्रोड्यूस करेगी, और क्योंकि इस सब में बिल्कुल भी पैसा नहीं था तो इसीलिए वो सबॉर्डिनेशन में थी मेल्स के अंडर में। अब बात करते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के क्रिटिसिज्म की। तो इसका सबसे पहला क्रिटिसिज्म था कि इन्होंने पेट्रियार्की पे ज़्यादा फोकस नहीं करा, इन्होंने कैपिटलिज्म पे ज़्यादा फोकस करा। इन्होंने बोला कि क्योंकि फीमेल के पास में पैसा नहीं है इसीलिए वो दब रही है, क्योंकि पेट्रियार्की है इसी वजह से कैपिटलिज्म ओवरफ्लो हो रहा था। उन्होंने ये बोला कि अगर जो कैपिटलिज्म है उसको हटा देंगे तो इनइक्वालिटी है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, जबकि ये इतनी सिंपल सी बात नहीं थी। और उन्होंने आइडिया दिया था रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर का, जो वुमेन्स को कहते थे, लेकिन इस पॉइंट पे ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि जो मेल्स थे वो घर में काम क्यों नहीं करना चाह रहे, और जो मेल और फीमेल्स की जॉब होती हैं वो क्यों डिफरेंट होती हैं, क्यों वो घर में ही काम करना प्रेफर करेगी फीमेल, और जो मेल है वो बाहर काम करना प्रेफर करेगा। मतलब ये एज इन जर्नल में उन्होंने बात बोल दी थी, जबकि हर जगह पे ऐसा नहीं था। और उन्होंने ये इग्नोर करा था जो सोसाइटी थी चाइना, जहाँ पे कैपिटलिज्म ज़्यादा परमानेंट नहीं था। तो इनकी जो थ्योरीज थी वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में ही वर्क कर रही थी, एज इन ओवरऑल नहीं वर्क कर पा रही थी। तो ये सब मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के क्रिटिसिज्म थे। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी फर्स्ट वेव और सेकंड वेव की, उसके बाद में फेमिनिज्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, अपने ग्रुप में दोस्तों को शेयर करो, और कमेंट करो कि आपको अगर कुछ सजेशंस देने हैं या फिर अगर आपको किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब अगली वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। बाय बाय।